ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक जो था अधूरा था, है ना, तो उसको देख लेते हैं पूरा। ठीक है, यही चल रहा था। ठीक है, और हमको इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखना है। ठीक है, स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा देखना है कि लंग्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, ये देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो लंग्स जो फेफड़ा होता है, ठीक है, ट्रेकिया, फिर ट्रेकिया जो होता है वो डिवाइड हो जाता है ब्रोंकाई में, और वो दोनों जो दो प्राइमरी ब्रांच होता है ब्रोंकाई का, उनके साथ वो अटैच होता है। ठीक है, तो जैसे कि ये ट्रेकिया है, ठीक है, ये ट्रेकिया आगे जाके दो प्राइमरी ब्रांच में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, दो प्राइमरी ब्रांच में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रेकिया है। ठीक है, ट्रेकिया। ठीक है, ट्रेकिया के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पहले देख लिया था, जो ट्रेकिया जो होता है, सी से कार्टिलेजिनस रीड्स पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, तो ये एनसीईआरटी में इसको दिया गया है। ठीक है, और नेट के एग्जाम के लिए एनसीईआरटी जो किताब है, सबसे मेन किताब वही है ना, उसके अलावा दूसरे किताब की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जो कार्टिलेज रिंग्स होते हैं इनमें, ठीक है, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो ये ट्रेकिया आगे जाके दो प्राइमरी ब्रांच में डिवाइड हो गया है, और इस प्राइमरी ब्रांच को कहा जाता है ब्रोंकाई। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ब्रोंकाई कहते हैं। ये प्राइमरी ब्रोंकाई है, ये भी प्राइमरी ब्रोंकाई है। ठीक है, और यहाँ पर इसमें अटैच रहेगा। ठीक है, ये कौन सा है, लेफ्ट वाला है, लेफ्ट लंग। ठीक है, और ये जो है ये राइट वाला है। ठीक है, राइट वाला, और इसके नीचे में पाया जाता है डायफ्राम। ठीक है, तो ये क्या है, डायफ्राम। ठीक है, लेफ्ट लंग्स और जो राइट वाला ये जो लंग्स जो है, राइट लंग्स, ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस याद रखेंगे। आप देख रहे हैं इस संरचना में, आप देख रहे हैं कि जो लेफ्ट वाला जो फेफड़ा जो है ये लंबा है। ठीक है, लंबा नहीं है, और सिलेंडर फॉर्म में थोड़ा सा पतली है। ठीक है, जबकि ये जो राइट वाला जो है ये छोटा है और चौड़ा है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट याद रखेंगे आप। ठीक है, कि जो लेफ्ट वाला जो लंग्स जो होता है, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट होता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट पर लंबी होती है, साथ में क्या होती है, सिलेंडर होती है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, राइट वाला की बात करें तो राइट वाला जो होता है ये बॉर्डर होता है। ठीक है, किंतु ये स्मॉलर होता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद रख लेना कि जो राइट वाला जो कैलकुलेटर होता है ये चौड़ा होता है, छोटा होता है। ठीक है, चौड़ा और छोटा होने का रीजन ये है कि इसके जस्ट नीचे, इस डायफ्राम के नीचे में जस्ट यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर क्या पाया जाता है, लीवर। ठीक है, राइट लंग्स के नीचे में क्या पाया जाता है, लीवर पाए जाते हैं, और लीवर पाए जाने की वजह से डायफ्राम जो है वो थोड़ा सा ऊपर हो जाते हैं। ठीक है, राइट वाला, और लेफ्ट वाला में नीचे हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो राइट वाला जो फेफड़ा जो होता है वो चौड़ा होता है और छोटा होता है। ठीक है, अब इसके बाद आपको लोब्स की याद रखना है। लोब्स,
ठीक है, क्योंकि जो फेफड़ा जो होता है फेफड़ा लोब्स के द्वारा डिवाइड होता है। ठीक है, तो लेफ्ट वाले जो लंग्स होते हैं इनके दो पाए जाते हैं, दो लोब्स पाए जाते हैं। ठीक है, कितने लोब्स होता है? टू लोब्स। ठीक है, जबकि राइट वाला जो होता है ये थ्री लोब्स में डिवाइड होता है। ठीक है, थ्री लोब्स, ये वन, ठीक है, और ये टू और ये थ्री। ठीक है, ये तीन में डिवाइड होने का रीजन ये है क्योंकि जो ब्रोंकाइटिस जो प्राइमरी ब्रोंकाइटिस होता है आगे जाके तीन ब्रांच में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जिसको सेकेंडरी ब्रोंकाइटिस कहते हैं। तो सेकेंडरी ब्रोंकाइटिस होता है आगे जाके तीन ब्रांच में, राइट वाले में और लेफ्ट वाले में दो भागों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एस मिलेगा, यहाँ पर आई और यहाँ पर एन और ये एस और ये आई। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर एस का मतलब होता है सुपीरियर। ठीक है, आई का मतलब होता है इंफीरियर। ठीक है, और एन का मतलब होता है मिडिल। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज भी याद रखिएगा कि यहाँ पर जो फेफड़े को जो डिवाइड किया है इसको क्या बोलते हैं? इसको कहा जाता है फ्रिक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सिर्फ एक ही है, दो दो भागों में डिवाइड किया गया है, तो इसको कहा जाता है ओवेग। ठीक है, क्या बोलते हैं? ओवेग कहा जाता है। जबकि राइट वाला है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल। और जबकि ये वाला जो होता है ये ओवेग होता है। ठीक है, इतना पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आपको जाना है कि जो फेफड़ा जो होते हैं, ठीक है, फेफड़ा जो होते हैं एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। ठीक है, लंग्स इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन। ठीक है, और उस मेम्ब्रेन को कहा जाता है प्लूरा। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्लूरा कहा जाता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं प्लूरा। ठीक है, क्या याद रखना है? प्लूरा। तो प्लूरा क्या है? फेफड़ा जिस झिल्ली के द्वारा कवर्ड होता है, ठीक है, उस झिल्ली को कहा जाता है प्लूरा। ठीक है, तो ये प्लूरा भी दो प्रकार के होते हैं प्लूरा। ठीक है, एक होता है इनर साइड में, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और एक होता है आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जैसे कि फेफड़ा है तो इस फेफड़े के, ठीक है, इसको इस साइड बना देता हूं मैं। ठीक है, जैसे कि एक जो होता है ये इनर साइड में होगा। ठीक है, ये इनर साइड में हो गया। ठीक है, इनर साइड। ठीक है, और एक होता है इसके आउटर साइड, ये आउटर साइड। ठीक है, आउटर साइड मैंने कहा लिखते इसको 1 और इसको लिख दिया मैंने 2। ठीक है, तो 1 वाला जो है वो इनर साइड है, ये इनर। ठीक है, तो इस प्लूरा को क्या बोलते हैं? पेराइटल प्लूरा कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? पेराइटल प्लूरा कहा जाता है। ठीक है, जबकि ये सेकंड नंबर जो आउटर में जो मेम्ब्रेन है इस आउटर वाले को कहा जाता है, क्या बोलते हैं? विसरल। ठीक है, क्या बोलते हैं? विसरल प्लूरा कहते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, ठीक है, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में मतलब ये वाला स्थान, ठीक है, ये जो नीला कलर में जो है जो यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस पाया जाता है। ठीक है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस पाया जाता है और इस स्पेस को कहा जाता है प्लूरा स्पेस। क्या बोलते हैं? प्लूरा स्पेस कहते हैं।
और इस स्पेस में लिक्विड पाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर में पूरा क्या पाया जाता है, फ्लूइड पाया जाता है। तो इस फ्लूइड को कहा जाता है प्लूरा फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्लूरा फ्लूइड कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब आगे आप देखेंगे कि राइट और लेफ्ट फेफड़े दोनों के बीच में यहाँ पर कुछ गैप है। ठीक है, दोनों के बीच में गैप है और लेफ्ट वाला जो फेफड़ा जो है, इस लेफ्ट वाले फेफड़े में यहाँ पर आप देखेंगे आपको गड्ढा दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है, गड्ढा दिखाई दे रहा है। इस गड्ढे को कहा जाता है कार्डियक नोच। ठीक है, क्या बोलते हैं, कार्डियक नोच कहा जाता है, क्योंकि इस गड्ढे में जो हृदय होता है, जो हार्ट होते हैं, इसी गड्ढे के अंदर में क्या होता है, तो स्थित होते हैं। ठीक है, और इस दोनों फेफड़े के बीच में जो स्थान है, ठीक है, इस स्थान को कहा जाता है या इस स्थिति को कहा जाता है मेडिस्टीनम कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, मेडिस्टीनम। और यही मेडिस्टीनम ही वो पोजीशन है जिस पोजीशन में ये जो हार्ट होते हैं, ठीक है, जो हृदय होते हैं, यही पर होता है। ठीक है, अब यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए। किसी को कुछ डाउट? वो इनर के बाद क्या लिखे हैं नीचे? यहाँ पेराइटल प्लूरा, पेराइटल प्लूरा। ठीक है, और यहाँ पर दो फेमस और लिख दीजिएगा, लोकेटेड इन thoracic cavity and the rest in diaphragm। ठीक है, तो फेफड़ा जो होता है, ठीक है, बच्ची गुहा बोलते हैं लोग, बच्ची गुहा में स्थित होते हैं। और डायफ्राम, ये डायफ्राम है, डायफ्राम के ऊपर में ये क्या है, रेस्ट है। और किसी को कुछ डाउट यहाँ पे? आर्थिक आरती, पूर्वेश पांडे, नीलिमा सिंह, चेतना साहू, घनश्याम, सेलिम कुजूर, मुकेश। कोई डाउट नहीं है, आगे चले सर? हाँ सर, वो इनर वाला जो बताया मेरे को नहीं समझ आया है। देखिए, फेफड़ा है, ठीक है, फेफड़े देखिए, लंग्स इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन। ठीक है ना, लंग्स इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन के जो अंदर वाला साइड है, तो उसमें इनर इनसाइड है, तो इनसाइड मेम्ब्रेन को कहा जाता है पेराइटल प्लूरा। क्योंकि लंग्स जिस मेम्ब्रेन से कवर है, उस मेम्ब्रेन को प्लूरा कहते हैं, प्लूरा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लूरा मेम्ब्रेन का इनर साइड है और आउटर साइड है। तो इनर साइड वाले मेम्ब्रेन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेराइटल प्लूरा बोलते हैं। ठीक है, जबकि आउटर वाले को विसरल विसरल मेम्ब्रेन कहते हैं या प्लूरा बोलते हैं। बस और क्या, यही याद रखना है बस, आउटर और इनर। और उसका वो फ्लूइड वाला रिपीट कर दीजिए। फ्लूइड, देखिए अब आप देखेंगे ये आउटर
एक्सटर्नल मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है और इस स्पेस को पूरा स्पेस कहते हैं और इस स्पेस के अंदर में फ्लूइड पाया जाता है, लिक्विड पाया जाता है और उस फ्लूइड को कहा जाता है पूरा फ्लूइड। ठीक है, अब आपके मन में ये प्रश्न हो सकता है कि सर फ्लूइड का वहां पे क्या काम है? तो फ्लूइड का ये काम है कि दोनों वहां पे जो भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, सर क्या बोले, आपका आवाज कट गया, फिर से बोलिए। देखिए इन दोनों के बीच में जो फ्लूइड है ना, ये फ्लूइड है, ठीक है, ये फ्लूइड क्या करते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह जो होते हैं उसको वहां पर रोक देता है, ठीक है, साथ में उसको फ्रिक्शन होने से बचाने का काम करता है। ठीक है, आपने कई बार देखे होंगे कि इसके अंदर में जब बलगम, नाम सुने बलगम, ये नाम सुने बलगम? नहीं नहीं नहीं। सर खांसी होता है, देखिए सर्दी खांसी होता है, तो सर्दी खांसी जब होता है तो कुछ मटेरियल निकलता है ना, निकलता है ना, उसे ही तो बलगम बोलते हैं, व्हाइट व्हाइट कलर होता है। ठीक है, तो वो सब किसकी वजह से होता है? डस्ट पार्टिकल्स यहाँ चला जाता है, यहाँ पर आ जाता है, तो ये जब सिकुड़ता है, फैलता है, तो वो चला जाता है ऊपर की ओर। ठीक है, तो चलिए तो इसको क्या करते हैं, बचाने का काम करता है। तो यहाँ पर आप 2 पॉइंट और लिख सकते हैं, ठीक है, प्रोटेक्टेड वाले, ठीक है, ये वाला पॉइंट याद रखिए। देखिए ट्यूबुलस जो होते हैं उसको प्रोटेक्ट कौन करता है? ठीक है, तो इसको दो चीज प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, एक को कहा जाता है रिब्स, ठीक है, और एक होता है प्लूरा, ठीक है। तो यहाँ पर इस मेम्ब्रेन के आकार के मेम्ब्रेन है जिसको प्लूरा कहते हैं, तो प्लूरा जो उसको बचाने का काम करता है, सुरक्षा देता है, और साथ में यहाँ पर रिब्स पाए जाते हैं, ठीक है, 12 पेयर 20 पेयर टोटल 24 रिब्स पाए जाते हैं, ठीक है, रिब्स, ठीक है। तो रिब्स, हाँ, ये रिब्स कैसे प्रोटेक्ट करता है? अच्छा एक मिनट, ये हो गया, मिटा दूं यस सर। सभी, एवरीवन? यस सर। देखिए यहाँ पर एक चट्टा, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक चट्टा सा हड्डी कार्टिलेज पाया जाता है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर रहेगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, एक कार्टिलेज से बना हुआ चट्टा, कार्टिलेज से बना हुआ एक संरचना पाया जाता है और इस संरचना को कहा जाता है स्टर्नम, ठीक है, इसको हिंदी में कहा जाता है उरोस्थी, ठीक है, ये उरोस्थी होता है, ठीक है, और इसी उरोस्थी से यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ऐसा अटैच रहता है, दिख रहा है ये कलर? दिखाई दे रहा है सभी को? दिखाई दे रहा है कि? यस सर। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगला टॉपिक जो रहने वाले हैं मैकेनिज्म, प्रोसेस, है ना, स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन का पहला स्टेप
और पहला स्टेप में जब जाएंगे तो वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट काम आने वाला है। ठीक है, तो ये जो आपको जो दिख रहा है इसको बोला जाता है रिब्स। ठीक है, तो देखिए कुछ भी मान लीजिए धक्का हो गया, मान लीजिए कोई फाइटिंग वाइटिंग हो रहा है, ठीक है, तो फाइटिंग होगा तो किसी के चेस्ट को यदि मार रहा है, ठीक है, तो मालूम होगा कि रक्त को यदि पड़ेगा तो नुकसान हो सकता है ना। ठीक है, तो इसमें अंदर में कवर है, पिंजरा, पिंजरा, पिंजरा मतलब क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं क्या? ठीक है, यही ना। ठीक है, तो ये एक पिंजरे के रूप में काम करता है जहां पर लंच जो होता है वो पिंजरे के अंदर में कैद है, सुरक्षा देने के लिए। ठीक है, तो जो रिब्स जो होते हैं वो एक सेज की भांति काम करता है। ठीक है, जो बाहरी बाहरी धक्का से, है ना, बाहरी धक्का से उस से क्या करता है, वो बचाने का काम करता है। ठीक है, क्योंकि वो जो फेफड़ा जो होता है, ठीक है, अपने आप सिकुड़ता, मतलब कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से ही होता है अपने आप। ठीक है, इसमें जो स्टर्नम जो होता है, स्टर्नम, ये जो स्टर्नम होता है और ये जो होता है वो पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, और एक पॉइंट और याद रखेंगे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं राजस्थान दिख रहा है आपको, ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, रिब्स के बीच में यहाँ पर कुछ स्पेस दिखाई दे रहा है। ठीक है, रिब्स के बीच में यहाँ पर कुछ स्पेस दिखाई दे रहा है और इस स्पेस को कहा जाता है इंटरकॉस्टल मसल। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंटरकॉस्टल मसल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों रिब्स के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उस स्पेस में मसल्स पाया जाता है, मांसपेशियां पाई जाती है और उस मांसपेशी को कहा जाता है इंटरकॉस्टल मसल्स कहा जाता है। तो जो अंदर के साइड में जो मसल्स जो होते हैं उसको इनर इनर इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं और जो बाहर की ओर, जैसे यहाँ पर, जैसे ये अंतिम वाला है ना, तो यहाँ पर आपको जो मिलेगा वो है एक्स बाहर वाला और यहाँ पर इनसाइड वाला, तो ये हो जाएगा, ठीक है, इंटर। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे दोनों रिब्स के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसको इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। रिब्स जो होते हैं इस फेफड़े को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? क्लियर, आगे चलिए। ठीक है ना, आगे चले अब। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रश्न आपको और जानना है एनसीईआरटी में। ठीक है, एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी बोलते हैं तो नीट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एनसीईआरटी में एक पॉइंट दिया हुआ है कि जो ट्रेकिया जो होता है, ठीक है, ट्रेकिया जो होता है वो वर्टिकल एरिया के कौन से नंबर में डिवाइड होता है? ठीक है, आप देख रहे हैं ये ट्रेकिया है और ये ट्रेकिया जो है यहाँ पर दो प्राइमरी ब्रांच में डिवाइड हो गया है, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, तो यहाँ पर यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो वर्टिब्रल एरिया जो होते हैं, वर्टिब्रल एरिया में कौन से रीजन पे ये जो ट्रेकिया जो है वो डिवाइड हो रहा है? एनीवन कोई बताएंगे? कोई बताएंगे? सर ऑप्शन ठीक है, यही पर, ठीक है, यही पर पाया जाता है लंच। ठीक है, याद रखना है, सॉरी, वर्टिकल। ठीक है, जो वर्टिकल जो होता है वो यही पर पाया जाता है। ठीक है, तो वर्टिकल की कौन से सेक्शन में? कौन से नहीं? ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, ट्रेकिया, ट्रेकिया डिवाइडेड
डिवाइडेड एट, ठीक है, T5, ठीक है, T5 से डिवाइड होता है, ठीक है, T5 इसमें वर्टिकल एरिया, ठीक है। वैसे के बाद में हम यहाँ पर एक बना लेते हैं, यहाँ पर ये नीला वाला दिखाई दे रहा है ना सबको, या नहीं? दिखाई दे रहा है नीला? यस सर। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो गीजर जो होता है इसको कहा जाता है सर्विकल, ठीक है, सर्विकल, ठीक है। और अब ये वाला जो गीजर जो है प्रोसेस वाला गीजर होता है ये, ठीक है, प्रोसेस वाला गीजर, और यहाँ पर होता है T1, T2, T3, T4 और T5, ठीक है। तो ये यही वो गीजर है, ठीक है, यही वो गीजर है, ठीक है, जिस गीजर पे, ठीक है, ये जो गीजर है इसी गीजर में यहाँ पर दो भागों में ऐसा ट्रेकिया जो है वो डिवाइड होता है, T5, ठीक है। एनसीईआरटी अब चेक कर सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में ये पॉइंट क्या है कि जो ट्रेकिया डिवाइड है T5 वर्टिकल एरिया, ठीक है। जो कसी उनकी टर्म होता है, रेट की जो घटी है वेरिकल बोलते हैं, वर्टिकल बोन्स या जो होते हैं वहां पे कौन से वाला में पांचवें नंबर से ही डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये वाला जो फिगर है वो पांचवा नंबर वाला, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आगे चलिए, मिटा दो सबको। यस सर। कुछ डाउट हो तो पूछिए आप यहाँ पर, नो डाउट। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, ये चीज और देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, इसको भी देख लीजिए। ये तीसरा डायग्राम है, पता है आप लोग को? किसी को पता है तीसरा डायग्राम है? ब्रोंकियल किसका डायग्राम है ये? हेलो, कुबिका का है। ब्रोंकियल ब्रोंकियल कुबिका। देखिए ये देख लीजिए, इसको कहा जाता है एल्वियोलर डक्ट, ये वाला रीजन, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो दिख रहा है,
ठीक है, ये है एल्वियोलर सैक कहते हैं, ठीक है, एल्वियोलर सैक कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको रिंग दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं म्यूकोसल रिंग, ठीक है। और इसी म्यूकोसल रिंग में आपको दिखेगा, ठीक है, ये आर्टरिंग हो गया, ठीक है। और एक जो होता है वो वेंस जो होते हैं, ठीक है। और दोनों यहाँ पर जो के यहाँ पर एक बता देता है कैपिलरी वेंस, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जुड़ा हुआ है इसका अंदर में। और ये जो सैक जो होता है, ठीक है, एक मिनट कुछ मैसेज आया है, ठीक है। नीलिमा बोल रहे सर अच्छे से नहीं दिख रहा है, ठीक है, अच्छे से नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है। अब भी चाहिए नीलिमा, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। और ये जो एल्वियोलर सैक जो है लास्ट में जाके एक और संरचना बना लेता है, और उस संरचना को क्या कहते हैं, एल्वियोली कहते हैं, ठीक है। एल्वियोली जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि इसको कहा जाता है, ठीक है, क्या बोलते हैं एल्वियोलर को, एल्वियोली को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, देखिए यहाँ पर एल्वियोली आर is the structure and functional units of lungs, ठीक है, ये पॉइंट समझिए, ठीक है। जो एल्वियोलस होते हैं कुपिका, कुपिका ही बोलते हैं, तो भी बोलते हो, तो एल्वियोलस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे फेफड़े का संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहा जाता है, ठीक है। इसको फेफड़े का संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई इसलिए कहा जाता है, तो इसलिए क्योंकि रेस्पिरेशन का जो मेन गैस एक्सचेंज होने की जो प्रोसेस जो होती है यहीं पर होती है एल्वियोलाई में, एल्वियोली में, ठीक है। और इस एल्वियोली के इस आउटर एरिया की बात करें, ठीक है, ये जो आउटर एरिया आपको मिलेगा, ठीक है, इस आउटर एरिया में टिश्यू पाया जाता है, ठीक है, क्या पाया जाता है, टिश्यू पाया जाता है। और इस टिश्यू को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, ठीक है, क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, ठीक है। अब यदि उसी पर हम उनकी की संरचना की बात करें, ठीक है, तो इनकी संरचना देख लीजिए कि इनकी संरचना कैसी होती है, ठीक है। ये अलग से संरचना बना रहा हूं ना मैं, दिखाई दे रहा है सभी को, Yes, sir. ठीक है।
ठीक है, तो ये आपको जो संरचना जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एल्वियोली कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एल्वियोली कहते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आपको कुछ दिखाई दे रहा है, एक्चुअली ये स्केल है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि सभी संरचना जो है या सभी ऑर्गन जो है, ठीक है, वो सेल से बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट याद रखें, सेल के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ से सेल के बारे में। ठीक है, और ये जो पीछे दिखाई दे रहा है ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स भी सेल से बना हुआ है, आप जानते हैं। ठीक है, ये भी किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम क्लियर बना देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको दो सेल आपको याद रखना है, दो सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सपोज मान के चलिए कि यहाँ पर मैं इसको चेंज कर दूं और इस सेल को कहा जाता है टाइप 1 एल्वियोलर एल्वियोलर सेल। ठीक है, याद रखिए, एल्वियोलाई की जो दीवार जो होती है उसमें मुख्य रूप से दो कोशिकाएं पाई जाती है, जिन कोशिकाओं से जो एल्वियोली जो है वो बना हुआ है। ठीक है, पहले वाले सेल का नाम है टाइप 1 एल्वियोलर सेल्स। ठीक है, टाइप 1 एल्वियोलर सेल, और इसी सेल का दूसरा नाम है, ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूं, इस सेल का दूसरा नाम है लीमोसाइट। ठीक है, क्या बोलते हैं, लीमोसाइट। ठीक है, तो लीमोसाइट जो है वो क्या है, टाइप 1 एल्वियोलर सेल है, जो एल्वियोली की जो दीवार जो होते हैं वो उन्हीं से बना हुआ है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पर आपको इस साइड में, दूसरे साइड में भी आपको एक सेल नजर आएगा, और इस सेल को कहा जाता है टाइप 2। ठीक है, टाइप 2 एल्वियोलर सेल। ठीक है, और इसी सेल का दूसरा नाम है, क्या नाम है, क्लारा सेल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्लारा सेल कहा जाता है। यहां तक क्लियर। ठीक है, और इसमें मुख्य रूप से इनकी जो सेल्स जो होती है, ठीक है, एक्चुअली वो एंडोथेलियल सेल होती है। ठीक है ना, एंडोथेलियल सेल। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये सेल भी एंडोथेलियल सेल है। ठीक है, एंडोथेलियल सेल। ठीक है, यहां तक क्लियर। कुछ डाउट होगा तो पूछिए, फिर आगे चलते हैं। नो डाउट। नो, चलो ध्यान से सुन लो। देखिए, आप जानते हैं कि यहाँ पर O2 और CO2 का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, और यहाँ पर जो गैसेस एक्सचेंज होता है एक प्रोसेस के थ्रू होता है, और उस प्रोसेस को कहा जाता है डिफ्यूजन। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो सेल हेल्प इन डिफ्यूजन, ठीक है, जो सेल डिफ्यूजन की प्रोसेस में सहायता करता है उस सेल को क्या बोलते हैं, मालूम है। उस सेल को कहा जाता है स्क्वेमस एपिथेलियल एंडोथेलियल सेल। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, जहां जहां डिफ्यूजन की प्रोसेस होगा, ठीक है, जहां जहां डिफ्यूजन की प्रोसेस होगा वहां पर स्क्वेमस एंडोथेलियल सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, जब टिश्यू पढ़ेंगे आप तो टिश्यू में पूरा सेल्स और मिलेगा। ठीक है, तो याद हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये स्क्वेमस एंडोथेलियल सेल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, हेल्प इन डिफ्यूजन। ठीक है, याद रखिएगा, हेल्प इन डिफ्यूजन।
ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रश्न और आपसे पूछा जा सकता है कि एल कोलाई में वो कौन से सेल है जहां पर मेन गैस एक्सचेंज होता है। कि तो क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है, एक है न्यूक्लियोसाइड्स और एक है हमारा क्लारा सेल्स और इनकी में, ठीक है, इसको मैं डाल दूं क्या ऊपर वाला, बना लूं ऊपर वाला, ठीक है, इसको मैं डाल दूं ऊपर वाले, ठीक है। यहाँ पर एक सेल और याद रखेंगे, इनकी दीवारों में एक और सेल पाया जाता है और उस सेल को कहा जाता है डेड सेल, ठीक है। कहाँ पे, एलिकोली के वॉल में एक सेल पाया जाता है जिस सेल को क्या बोलते हैं, डेड सेल का, अच्छा डेड सेल डेड सेल कहीं और पाया जाता है, इसको डस्ट सेल कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, डस्ट सेल। ठीक है, तो यहाँ तक किसको डाउट नहीं है ना, आगे चले अब। नो डाउट ना, आगे चले, चले देख लीजिए ये जो डस्ट सेल जो होता है ये क्या काम करता है, ठीक है, फंक्शन देख लीजिए। तो जो डस्ट सेल्स जो होते हैं, पहले तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे मैं बात कर रहा था, ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड को कहा जाता है मेन साइड ऑफ गैस एक्सचेंज, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। गैसों का जो एक्सचेंज होता है उसका मुख्य स्थल मेन साइट होता है न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड ही वो सेल है जहां पर गैसों का एक्सचेंज होता है, ठीक है। और अब यहाँ पर एक क्लारा सेल देख लीजिए, क्लारा सेल जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्लारा सेल, ठीक है। और यहाँ पर ये जो क्लारा सेल जो होता है क्या नाम है, ठीक है, तो क्लारा सेल जो होता है ये एक काम करता है, ठीक है, क्या काम करता है, इनका काम होता है, क्लारा सेल का काम होता है सरफेक्टेंट का काम करता है, सरफेक्टेंट, ठीक है, सरफेक्टेंट इसका काम होता है, सरफेक्टेंट मतलब यहाँ पर ये है कि ये एक केमिकल के रूप में काम करता है जो इस एल्विकोली के जो सेल्स जो होते हैं उस सेल को क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड इसमें करते हैं क्योंकि ये जो सरफेक्टेंट जो होते हैं एक केमिकल पाया जाता है इसमें और इस केमिकल को कहा जाता है लेसिथिन कहा जाता है, ठीक है, क्या होते हैं, लेसिथिन कहा जाता है, ठीक है, लेसिथिन। और लेसिथिन आपने लिपिड पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि जो लेसिथिन जो होता है ये एक प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन एंड फास्फोलिपिड से बना होता है, ठीक है, किससे बना होता है, फास्फोलिपिड से। तो ये इनके न्यूक्लियस जो पाए जाते हैं उसी न्यूक्लियस में ये एक सरफेक्टेंट के रूप में होता है जो लेसिथिन से बने होते हैं और ये लेसिथिन क्या करते हैं, एल्वी कोलाई को सुरक्षा प्रोवाइड करता है, ठीक है, यहाँ तक याद रखिएगा। अब आगे के डस्ट सेल में, डस्ट सेल का दूसरा नाम है पल्मोनरी, ठीक है, क्या बोलते हैं, पल्मोनरी एल्वियोलर माइक्रोफेज, ठीक है, क्या होते हैं, याद रखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से सेल को पल्मोनरी एल्वियोलर माइक्रोफेज कहा जाता है, तो डस्ट जो सेल्स जो होते हैं इसे ही कहा जाता है पल्मोनरी एल्वियोलर माइक्रोफेज। और इनका काम होता है, क्या काम होता है, रिमूवल ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, तो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, धूल कण जो होते हैं उस धूल कण को क्या करते हैं, ये रिमूव करने का काम करता है, ठीक है, क्लियर,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और याद रखिए कि यहाँ पर नीचे में ब्लड वेसल्स है, ठीक है, नो इशू, ठीक है। अब यहाँ पर सेल है, ठीक है, यहाँ पर सेल है, तो दोनों सेल के मतलब सेल है तो सेल के बाहर में क्या पाया जाता है, मेम्ब्रेन पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिए यहाँ पर भी मेम्ब्रेन है और यहाँ पर मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में मेम्ब्रेन पाया जाता है, ठीक है। और इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, यहाँ लिख रहा हूं, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, ठीक है, क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो अब यहाँ पर आपसे एक प्रश्न बनता है कि एल्वियोली में जब ऑक्सीजन यहाँ से जा रहा है हाई प्रेशर से जब लो प्रेशर जब जा रहा है वहां पर O2, ठीक है, तो कितने मेम्ब्रेन से, ठीक है, कितने मेम्ब्रेन से क्रॉस करके जा रहा है, ठीक है। तो 1 + 2 + 3 + 4 = रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, ठीक है, याद हो जाएगा। तो जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो होता है, 4 मेम्ब्रेन होता है टोटल, और इस चारों मेम्ब्रेन से ही O2 जो होता है वो क्रॉस करता है और यहाँ से CO2 जो है वो क्रॉस करता है, ठीक है। आगे देखेंगे कि यहाँ पर हाई प्रेशर और लो प्रेशर कैसे होता है, क्योंकि रेस्पिरेशन आपने देखे हैं कि यहाँ पर एक प्रोसेस जो होता है, ठीक है, ब्रीदिंग की प्रोसेस जो होती है वो एक प्रकार की मैकेनिकल प्रोसेस होती है, और जहां पर मैकेनिकल आ गया वहां पर फिजिक्स के कुछ प्रिंसिपल्स लागू होता है, वो आगे बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ टॉपिक था वो ओवर हो गया है, ठीक है। और एक पॉइंट और याद रखिए, ठीक है, कि ये जो एल्वियोली जो होता है, कितने एल्वियोली पाए जाते हैं, ठीक है, कितने एल्वियोली पाए जाते हैं, लगभग 300, ठीक है, कितने पाए जाते हैं, 300 एल्वियोली पाए जाते हैं, ठीक है, ये याद रखिए आप, ठीक है। तो ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है, क्या फंक्शन है जी, डिफ्यूजन, यहाँ पर लिख लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर O2 को क्रॉस कर रहा है, CO2 को क्रॉस कर रहा है, कर रहा है ना, तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ठीक है। सर हम्म, सर वो 1 2 3 4 रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन वो नहीं समझ आया। देखिए यहाँ ये एल्वियोली है, यस सर। एल्वियोली है ना, ठीक है। तो एल्वियोली में मेम्ब्रेन मिलेगा क्योंकि ये सेल है, तो सेल के बाहर में मेम्ब्रेन मिलेगा ना, यस मिलेगा सर। ना मेम्ब्रेन, ठीक है। इस एपिथेलियल ब्लड वेसल्स में भी आपको मिलेगा, यस सर। मिलेगा ना, मिलेगा, ब्लड वेसल्स में भी मेम्ब्रेन पाया जाता है ना, यस सर। ठीक है। तो इनका मेम्ब्रेन एक और इनका मेम्ब्रेन दो, और इसका एक मेम्ब्रेन और इसका बाहर मेम्ब्रेन, तो टोटल 4 मेम्ब्रेन हो गया ना, 4 मेम्ब्रेन, ठीक है। आपके एग्जाम में यदि मान लीजिए ऑप्शन में 1 2 3 5 ऐसा आएगा तो आप 3 चॉइस करेंगे, क्यों ऐसा, क्योंकि इस दोनों के बीच में जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो है, मैंने 4 इसलिए बोला क्योंकि एक इनर और एक आउटर, क्योंकि एक मेम्ब्रेन यहाँ पर और एक मेम्ब्रेन यहाँ पर, तो इसको दोनों को जोड़ दिया तो 4 हो गया, लेकिन टोटल यहाँ पर देखा जाए तो 3 3, ठीक है। तो यहाँ पर 3 आएगा तो 3 ऑप्शन के हिसाब से 3, और यदि वहां पर 4 लिखे तो 4 याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर जब गैसों का डिफ्यूजन हो रहा है तो 4 मेम्ब्रेन से क्रॉस करता है ये ऑक्सीजन, ठीक है। ठीक है, आगे चले अब, ठीक है, जो नहीं लिखे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है, आगे चले। ठीक है, आगे चले। ठीक है, देखिए हमारे पास लगभग 10-15 मिनट क्लास है और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई मिस ना करिए, जाइए मत। जो मिस करेगा वो उसका नुकसान है, याद रखिए। ठीक है, बहुत नुकसान हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, पहला स्टेज। ठीक है, तो इसलिए 10-15 मिनट अभी रुक जाओ, कोई ऐसी नहीं होंगे क्लास में। ठीक है, मिटा दो इसको। Yes, sir. ठीक है, क्योंकि अभी जो मैं बताने वाला हूँ वो जो मिस किया, नीट का क्वेश्चन गलत करके आ जाएगा। ठीक है, नीट मैंने आपको 2000 शायद जब से 4-5 साल को क्वेश्चन पेपर मैंने अभी भेजा था आपको कुछ दिन पहले। ठीक है, और आपको मैंने बताया था कि इस वाले पेज से देख लो, यहाँ इस वाले 200 क्या है, 271, 271, 272, 3, 4, 5 ऐसा कुछ पेज था जहां से मैंने भेजा था। और 4-5 सालों में जितने भी प्रश्न जो आया है वहीं से आया। ठीक है, तो इसलिए स्टार्टिंग समझ जाइए, नहीं तो नुकसान हो जाएगा नीट का। तो चलिए अगला जो प्रोसेस जो है, ठीक है, कौन सा, स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, अथवा इसको कहा जाता है मैकेनिज्म। ठीक है, तो आपने देखे हैं कि रेस्पिरेशन के जो स्टेज जो होता है 5 स्टेप में पूरा होता है ना, 5 स्टेप में। ठीक है, और इसमें से पहला वाला जो स्टेप है उस स्टेप को कहा जाता है पल्मोनरी वेंटिलेशन। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, वेंटिलेशन। कोरोना के 2 साल से ज्यादा कोरोना हो गया है, ड्यूरेशन है ना, और आपने कोरोना के समय में आपने ये पॉइंट सुने होंगे और मेडिकल साइंस में जाने वाले हैं तो मालूम होना चाहिए वेंटिलेशन किसको बोलते हैं। सुने हैं ना कोरोना के समय में वेंटिलेशन या नहीं? सुने हैं ये पॉइंट, पल्मोनरी वेंटिलेशन। हेलो, Yes, sir. सुने हो ना वेंटिलेशन? तो ठीक है, तो इसी का दूसरा नाम है ब्रीथिंग। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है श्वासोच्छ्वास। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ब्रीदिंग। ठीक है, आपने तो बस देख लिए सर, सांस अंदर लेते हैं और सांस को बाहर छोड़ते हैं, वही है ब्रीदिंग। ठीक है, आपने इतना तो देख लिया, लेकिन होता कैसा है ये आपको जानना है। ठीक है, तो पल्मोनरी वेंटिलेशन जिसको ब्रीदिंग की प्रोसेस कहा जाता है, और आप जानते हैं कि जो ब्रीदिंग की प्रोसेस जो होता है 2 प्रोसेस होता है। ठीक है, कितना प्रोसेस होता है? 2 प्रोसेस होता है। एक प्रोसेस को कहा जाता है इनहेलेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? इनहेलेशन करते हैं, और दूसरे वाले प्रोसेस को कहा जाता है एक्सहेलेशन। ठीक है, जो योगा करते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसको जानना। ठीक है, वो करते हैं ना आपके महाराज श्री सिंह जी, क्या नाम है, क्या नाम है जी? टीवी वगैरह में देखते होंगे जो योगा सिखाते हैं, किसी को मालूम है इसका नाम? पतंजलि वाला है वो, योग गुरु बाबा रामदेव। बाबा रामदेव। ठीक है, हाँ, तो बाबा रामदेव आपने देखे होंगे कपाल भाती कराते हैं। ठीक है, आपको मालूम है कपाल भाती जो है इन दोनों में कौन सा प्रोसेस है?
आपने देखे होंगे कपालभाति में एक्चुअली होता क्या है कि जो पेट जो होता है वो छोटा हो जाता है, ठीक है, सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं, इनहेलेशन। ठीक है, बता, हाँ उसको बताएंगे क्या इनहेलेशन या एक्सहेलेशन? इनहेलेशन होता है। नहीं, देखते हैं क्योंकि उसमें फोर्सफुली होता है ना, फोर्सफुली होते हैं, तो देखेंगे कि उसमें ऐसा क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बातें आपको याद रखना है कि ब्रीदिंग की प्रोसेस में फिजिक्स का कुछ रूल्स लागू होते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंसिपल, ठीक है, क्या लिखा हूँ प्रिंसिपल, ठीक है। और आपको फिजिक्स का दो नियम आपको मालूम होना चाहिए, टू रूल्स मैंने यहाँ पर लिखा है। तो आपको मुझे बताइए कि ब्रीदिंग की प्रोसेस में हम एटमॉस्फेयर से जो एयर जो है, जो हवा है, जो वायु है, उस वायु को अंदर लिया जा रहा है और उसको बाहर छोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो आपको मालूम है कि प्रिंसिपल है यहाँ पर फिजिक्स के कुछ सिद्धांत है, और उस सिद्धांत के हिसाब से आपके मन में ये भी प्रश्न होना चाहिए कि सर जब हम सांस ले रहे हैं तो हवा अंदर क्यों जाता है, वाई एयर मूव इनसाइड, ठीक है, क्यों मूव हो रहा है अंदर में, बताइए जी। ब्रीदिंग की प्रोसेस में एटमॉस्फेरिक जो एयर जो होता है वो फेफड़े के अंदर में क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है अंदर में, क्योंकि अंदर में ऑक्सीजन की कमी, इसलिए। ऑक्सीजन की कमी है बस इसीलिए। देखिए सबसे पहली बात आपको मालूम होना चाहिए कि जो एयर जो है, ठीक है, ये जो एयर जो होता है ये मूव करता है, मूव करता ना एयर, क्या करता है, एयर जो है वो मूवमेंट करता है। तो बताइए फिजिक्स के हिसाब से हवा या जो वायु जो होती है वो कैसे मूव करती है, कैसे मूव करती है, कैसे मूव करती है बताइए फिजिक्स वालों, चित्रा साहू, पूर्वेश, सिंपल सा है, सिंपल सा है ना। एटमॉस्फेरिक एयर मतलब बाहर में उनकी क्वांटिटी ज्यादा है, हमारे फेफड़े के अंदर में, शरीर के अंदर में कम है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कैसे मूवमेंट करेगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, होगा या नहीं, होगा ना जी। ये लंग्स है, लंग्स में लो प्रेशर है, ठीक है, और यहाँ पर एटमॉस्फेयर में क्या है, हाई प्रेशर है, तो यहाँ पर O2 जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगा अंदर में, ठीक है। याद रखिए हवा की एक क्वालिटी होती है कि वो जो मूवमेंट जो करता है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूवमेंट करता है, ठीक है, तभी तो डिफ्यूजन की प्रोसेस होगा। क्लियर ये पॉइंट? यस सर। ठीक है, चलिए अब दूसरा रूल आपको यहाँ पर फिजिक्स का दूसरा रूल ये याद रखना है कि फिजिक्स में एयर के बारे में ये बोलते हैं कि P प्रोपोर्शनल 1/V, क्या होता है इसका मतलब, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसका मतलब क्या है, सर जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। यू आर राइट, यू आर राइट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ निशान लगा रहा हूँ, ठीक है, याद रखिए ये यहाँ पर दोनों चीज आप डायरेक्ट यहाँ पर समझ जाएंगे, ठीक है। आपने क्या बोले कि जब प्रेशर जब डिक्रीज होगा, आई मीन इसका मतलब ये है कि प्रेशर जब डिक्रीज होगा तो वायु इंक्रीज होगा, यही ना कहने का मतलब, ठीक है। और प्रेशर इंक्रीज होगा तो वायु डिक्रीज हो जाएगा, है ना, यही है ना आपके कहने का मतलब या नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है। तो अब तो यहाँ पर क्या होगा,
इनहेलेशन के प्रोसेस में एयर जो होता है वो अंदर जा रहा है, तो अंदर जा रहा है तो प्रेशर कम होगा या वॉल्यूम इंक्रीज होगा? क्या होगा बताइए? क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज होगा। यू आर राइट, ठीक है। तो याद रखिए कि ये जो वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, प्रेशर जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जैसे ही प्रेशर डिक्रीज होगा अपने आप वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से एयर जो है वो अंदर चला जाता है, और उसी प्रोसेस को कहा जाता है इनहेलेशन। इनहेलेशन जिसमें ऑक्सीजन या एयर जो होता है वायुमंडल से या एटमॉस्फेयर से क्या होते हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जब जाता है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और प्रेशर डिक्रीज। आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है कि वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, तो इनमें से कौन सा प्रोसेस होगा, ठीक है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना इनहेलेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखिए कि ये जो इनहेलेशन में होता है वो एक प्रकार के एक्टिव प्रोसेस होता है, ठीक है। कैसा प्रोसेस होता है? एक्टिव प्रोसेस होता है, जबकि एक्सहेलेशन जो होता है वो एक प्रकार के पैसिव प्रोसेस होता है। आप में से जो बताएंगे कि एक्टिव और पैसिव प्रोसेस का मतलब क्या होता है यहाँ पर? एनीवन टेल मी। क्या सर? प्रश्न ये एक्टिव और है मेरा, पैसिव प्रोसेस। हाँ, इनहेलेशन को एक्टिव प्रोसेस बोला जा रहा है जिसमें ऑक्सीजन को लिया जा रहा है, टेक, है ना, और यहाँ पर इसको बाहर किया जा रहा है, O2 को बाहर किया जा रहा है। तो इसको एक्सहेल करने ऑक्सीजन बाहर जा रहा है ना। ऑक्सीजन मतलब यहाँ पर एयर की बात करते हैं सिंपल सर, ठीक है, और यहाँ पर हम एयर की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो CO2 बाहर जा रहा है और यहाँ पर O2 की साइड होगा, तो इसको पैसिव प्रोसेस कहते हैं और इसको एक्टिव प्रोसेस क्यों बोलते हैं? सर मैं बताऊंगी बताइए। सर, क्योंकि एक्टिव प्रोसेस में हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर मूव होता है और पैसिव में उसका अपोजिट होता है। तो ऐसा क्यों है? एक्टिव में क्या हो रहा है मतलब वहां पर क्या सर? क्या हो रहा है वहां पर एक्चुअली? डिफ्यूजन हो रहा है। क्या ब्रीदिंग की प्रोसेस हो रहा है? ये ब्रीदिंग की प्रोसेस हो रहा है, तो क्या ब्रीदिंग के प्रोसेस में जो पार्टिसिपेट कर रहा है, जो भी स्ट्रक्चर, ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर पार्टिसिपेट कर रहा है, क्या वो स्ट्रक्चर इस ब्रीदिंग की प्रोसेस में इन्वॉल्व है? क्या बोले सर, फिर से बोलिए। देखिए यहाँ पर ब्रीदिंग की प्रोसेस हो रही है, तो ब्रीदिंग की प्रोसेस जब हो रही है तो क्या ब्रीदिंग के प्रोसेस में जो पार्टिसिपेट करता है, यू नो, कंडक्टिंग और कंडक्टिंग जोन्स, ठीक है। तो कंडक्टिंग जोन्स या फेफड़ा या फेफड़े के चारों तरफ जो भी पार्टिसिपेट करने वाले जो ऑर्गन्स जो होते हैं, ठीक है, क्या वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं? Yes or not? नहीं होते होंगे शायद। चलिए ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखिए एक्टिव प्रोसेस किससे बोलते हैं कि इसमें एनर्जी की जरूरत होती है, और एनर्जी के रूप में यहाँ पर एटीपी के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। इनहेलेशन की प्रोसेस में एनर्जी अथवा एटीपी का यूज होते हैं, इसीलिए इसको एक्टिव प्रोसेस कहते हैं। जबकि एक्सहेलेशन में नो एनर्जी, ठीक है, यहाँ पर एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए इसको बेसिक प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। क्लियर क्लियर था ये बात, ठीक है। अब यहाँ पर एक और याद रखिए
कि इसमें ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग की प्रोसेस में कुछ स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है, कुछ संरचना है और वो संरचना पार्टिसिपेट करता है और उस संरचना को कहा जाता है रिब्स, इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम। ठीक है, समझ गए ना पॉइंट? ठीक है, इनहेलेशन या ब्रीदिंग की प्रोसेस में रिब्स, इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम जो होता है वो क्या होते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी बात एक चीज और देख लीजिए कि इनहेलेशन की प्रोसेस में वायलेंस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो एक्सहेलेशन की प्रोसेस में यहाँ पर वायलेंस जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो एक्सहेलेशन की प्रोसेस में यहाँ पर प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो इस प्रोसेस में रिब्स क्या करेगा, इंटरकॉस्टल मसल क्या करेगा, ठीक है, डायफ्राम में क्या चेंज होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, और एनसीईआरटी ये बोलता है कि जब इनहेलेशन की जब प्रोसेस होती है तो रिब्स जो होता है वो यूएफओ हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, यूएफओ। अब आप अपने आप को प्रैक्टिकल करिए और प्रैक्टिकल करिए और प्रैक्टिकल करके देखिए कि आप सांस लीजिए, लो ना जी, सांस लो। और ठीक है, अब जब सांस लोगे तो आप देखेंगे कि जो डायफ्राम जो है वो ऊपर चला जाएगा, आपका रिब्स ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसा होता है, अपवर्ड भी होगा, फॉरवर्ड, ठीक है, ऊपर जाएगा, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, हो रहा है। सांस लेके देखिए, सांस लेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो रिब्स जो होता है वो क्या होगा, अपवर्ड। ठीक है, और साथ में यहाँ पर फॉरवर्ड, ठीक है, और यहाँ पर आउटवर्ड होता है। हुआ या नहीं हुआ, करके देखिए। ठीक है, सांस लीजिए, छोड़ना नहीं है, इनहेलेशन करो, इनहेलेशन करो ना आप लोग। सर ये 8 बजे आके करवाते हैं, 12 बजे कौन करवाता है? अरे 2 मिनट करने में क्या है, करके देखो ना। सांस लीजिए, इनहेलेशन कीजिए और इनहेलेशन करते हुए आप पता करिए कि जो आपके जो फेफड़े में जो रिब्स है वो ऊपर जा रहा है, आगे जा रहा है और थोड़ा सा आउटर बाहर की ओर हो रहा है ना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब दूसरा एक चीज और होता है कि इंटरकॉस्टल मसल, आपका आपके जो रिब्स है वो रिब्स आगे क्यों हुआ, ठीक है, ऊपर क्यों हुआ, ठीक है, और बाहर क्यों क्यों हुआ। तो होने का रीजन ये है कि मैंने आपको बताया था कि रिब्स के बीच में इंटरकॉस्टल मसल्स पाए जाते हैं और ये इंटरकॉस्टल मसल्स जो है वो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब जब यहाँ पर, ठीक है, अपवर्ड हो गया, फॉरवर्ड हो गया, आउटवर्ड हुआ रिब्स। ठीक है, तो इंटर है, ठीक है, वो डायफ्राम क्या हो जाता है, फ्लेटन हो जाता है। ठीक है, अभी तुरंत आप अपना किताब निकालिए, एनसीईआरटी की किताब निकालिए, जो भी किताब निकालना है निकालिए। ठीक है, और ये वाला प्रोसेस देखिए वहां पर। ठीक है, वहां पर आप देखेंगे कि जो इंटरकॉस्टल मसल होता है वो कॉन्टैक्ट हो जाते हैं और डायफ्राम जो होता है वो फ्लैटेन हो जाता है ऐसा। ठीक है, ये डायफ्राम जो है वो क्या हो जाता है, फ्लैटेन हो जाता है और यहाँ पर रिब्स पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर रीढ़ की हड्डी, देखो एनसीईआरटी ने ये डायग्राम दिया है, देखिए। ठीक है, देखो जी, किताब एनसीईआरटी निकाल लो आप।
दिया है ऐसा डायग्राम? दिया है या नहीं दिया है? मिला? यस सर, मिला। आप देखो ये वाला पॉइंट और देखो कि जो रेट और इंटरकॉस्टल जो है, ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम जब इंक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम जब इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है, जब सांस लेंगे तो आप देखेंगे सांस लेंगे तो इधर का एरिया जो है वो क्या है? वेंट्रल है, पीछे की एरिया जो है वो डॉर्सल है, ठीक है। तो यहाँ पर वॉल्यूम जब इंक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो कौन से पोजीशन में हो रहा है? एनसीईआरटी में दिया है पोजीशन, क्या बोलते हैं पोजीशन को? क्या बोलते हैं? इस पोजीशन को कहा जाता है डार्सो वेंट्रल एक्सिस, ठीक है। ये याद रखिए, एनसीईआरटी ने ये पॉइंट दिया है कि जब इनहेलेशन की प्रोसेस जब होता है तो रिब्स और जो इंटरकॉस्टल मसल यहाँ पर इनकी जो एक्सिस कौन से एक्सिस में होती है? तो डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस में होती है, क्योंकि जब सांस लेते हैं तो ये डॉर्सल पीछे की ओर और वेंट्रल दोनों एक्सिस में ये होती है, ठीक है। तो रिब्स और इंटरकॉस्टल मसल्स में यहाँ पर इनहेलेशन की प्रोसेस जो होती है वो डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस में होती है। लेकिन अब यहाँ पर बात होता है डायफ्राम का, क्योंकि डायफ्राम जो है वो फ्लैटन हो गया है। फ्लैटन मतलब सपाट, सपाट समतल हो गया है, ये ऐसा, ठीक है, ऐसा समतल हो गया है। तो ये कौन से एक्सिस में होता है? कौन से एक्सिस में होता है ये? और इस एक्सिस को मैं लिख रहा हूं, इसको कहा जाता है एंटेरियो पोस्टेरियर एरिया एक्सिस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? एंटेरियर पोस्टेरियर एक्सिस कहते हैं, जिसमें जो डायफ्राम, ये जो डायफ्राम जो है वो क्या हो गया है? फ्लैटन हो गया है, समतल हो गया है, चपटा, ठीक है। क्लियर यहां तक? अब वही एक्सेलरेशन की प्रोसेस की बात करें तो एक्सेलरेशन की प्रोसेस में जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर अपवर्ड है तो अपवर्ड का यहाँ पर क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फॉरवर्ड है तो फॉरवर्ड का उल्टा क्या होता है? बैकवर्ड होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आउटवर्ड है तो आउटवर्ड का उल्टा यहाँ पर इनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो पैसिव प्रोसेस हो रही है, एक्सेलरेशन में रिब्स जो होता है वो डॉर्सल होगा, बैकवर्ड होगा और इनवर्ड होगा। तो यहाँ पर इंटरकॉस्टल मसल्स क्या होगा? तो इंटरकॉस्टल मसल्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखिएगा रिलैक्स, ठीक है। तो डायफ्राम क्या हो जाएगा? तो डायफ्राम जो है इस वाले प्रोसेस में आपके नॉर्मल पोजीशन, ये डायफ्राम का जो नॉर्मल पोजीशन है, ठीक है, डम्बनुमा बोलते हैं, है ना। तो इस वाले पोजीशन में आ जाएगा और इस वाले पोजीशन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इसको कहा जाता है डोम से, ठीक है, ये याद रखिए। तो जो डायफ्राम जो है, ठीक है, यहाँ पर डायफ्राम जो है वो डाउन शेप में होता है, ऐसा डाउन शेप में, मतलब आप अपनी जो नॉर्मल जो स्टेट होते हैं, नॉर्मल स्टेज होते हैं, उस नॉर्मल स्टेट में आ जाता है, ठीक है। तो यही है आपके ब्रीदिंग की प्रोसेस, जिसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों की प्रोसेस होती है, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? समझ में आया? ठीक है, मिटाओ इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसको, जो नहीं लिखे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। ठीक है, आगे चले जाओ। हेलो। यस सर। अभी क्लास से कोई नहीं जाओगे, अब बहुत सारा भी कुछ इंपॉर्टेंट बचा हुआ है। नो सर, जाएंगे।
क्या जाओगे मानो, कहाँ जाओगे? पढ़ाने वाले यहाँ तैयार है जी, और आप इधर जाओ बोलते हो। चलो एक पॉइंट देखो यहाँ पर, ब्रीदिंग रेट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्रीदिंग रेट। क्या होता है ब्रीदिंग रेट? किसको बोलते हैं ब्रीदिंग रेट? किसको बोलते हैं ब्रीदिंग, ब्रीदिंग रेट? BR। देखिए, तो ब्रीदिंग रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। ब्रीदिंग रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स वी, ठीक है, वी टेक क्या टेक करते हैं? क्या टेक करते हैं? टेक नहीं लिखेंगे तो डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, ब्रीथ, ठीक है। तो नंबर ऑफ टाइम्स वी ब्रीथ इन 1 मिनट, ठीक है। ब्रीदिंग रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स वी ब्रीथ इन 1 मिनट। 1 मिनट में हम कितने बार ब्रीदिंग की प्रोसेस करते हैं उसे ही कहा जाता है ब्रीदिंग रेट कहा जाता है, ठीक है। तो ब्रीदिंग रेट कितना होता है? नॉर्मल कितना होता है? नॉर्मल, और ये नॉर्मल होता है 12 से लेके 16, है ना, यही होता है 12 से 16, ठीक है। तो एनसीईआरटी इसके बारे में एक बात और करता है कि जब ब्रीदिंग की प्रोसेस जब होती है तो इनहेलेशन कितने टाइम्स में लगता है और एक्सहेलेशन का टाइम क्या है। तो याद रख लेना कि एक इनहेलेशन का जो टाइम होता है ओनली 3 सेकंड, ठीक है। ब्रीदिंग की प्रोसेस में एक्सहेलेशन का जो टाइम होता है वो 3 सेकंड होते हैं, जबकि इनहेलेशन जो होता है, इस इनहेलेशन में इनका टाइम जो होता है ओनली 2 सेकंड, ठीक है। 2 सेकंड 3 सेकंड आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा कि नॉर्मल 12 से 16 एवरेज होता है, एवरेज नॉर्मली, ठीक है। क्लियर यहां तक? ठीक है, आगे चले बस 5 मिनट, ओनली 5 मिनट और रुक जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मेडिकल साइंस, क्योंकि मेडिकल साइंस में ये सब पढ़ोगे, डॉक्टर भी बन गए तो आपको मालूम होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कुछ शब्द मिलने वाला है, तो वो शब्द आपको याद रखना है, ठीक है। क्या करना है? याद रखना है। तो देखिए, मेडिकल टर्म में आपको पहला टर्म मिलेगा एपोनिया। क्या बोलते थे? एपो एपोनिया, ठीक है। एपोनिया, ये शब्द याद रखेंगे। दूसरा टर्म होता है ल्यूकोनिया, ठीक है। और तीसरा वाला टर्म है डिस्पोनिया, डिस्पेनिया, ठीक है। और थ्री हो गया, फोर्थ नंबर में याद रखेंगे ब्रेडी, ठीक है। क्या बोलते हैं? ब्रेडीनिया, ठीक है। इसको ऐसा करिए, ठीक है, ठीक है। ब्रेडीनिया, और एक टर्म और याद रखेंगे ट्रेकी ट्रेकिनिया। हो जाएगा याद इतना टर्म? हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और एक और याद रखेंगे आर्थोनिया, आर्थोनिया, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी में लिख दिया है, ठीक है। आपकी किसी किताब में लिख दिया है, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि एपोनिया, यूक्निया, डिस्पोनिया, रेटिनिया, तो कौन ट्रेकिनिया से और बुक में दिया है? आर्थोनिया किसी किताब में लिख दिया है, ठीक है। लेकिन ये सब जो है इस ब्रीदिंग में आता है, ब्रीदिंग रेट में आता है, इसलिए इसको जानना जरूरी है, ठीक है।
अच्छा एक मिनट रुको। देखिए आप यहाँ पर देख लीजिए, एपोनिया मेडिकल साइंस में एपोनिया किसको बोलते हैं? ठीक है, तो एपोनिया का मतलब होता है नो ब्रीदिंग। ठीक है, तो मतलब ब्रीदिंग की प्रोसेस नहीं होती है, उसको एपोनिया कहा जाता है, एपोनिया। ठीक है, दूसरा है यूनिया, और यूनिया किसको बोलते हैं? नॉर्मल ब्रीदिंग। ठीक है, जो नॉर्मल ब्रीदिंग जो होता है उस प्रोसेस को कहा जाता है यूनिया। देखिए अब यहाँ पर दे दिया है, क्या दे दिया है? डिस। और डिस में मेडिकल साइंस में डिस का मतलब होता है पेन, दर्द। ठीक है, तो यहाँ पर कैसा होता है? पेनफुल ब्रीदिंग। ठीक है, जिस ब्रीदिंग में पेन होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, तो सांस लेने में तकलीफ जो होती है उसको क्या बोलते हैं? डिस्निया कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ब्रेडिस्निया किसको बोलते हैं? जिसमें ब्रीदिंग जो होता है, ठीक है, ब्रीदिंग जो होता है डिक्रीज होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिक्रीज ब्रीदिंग। ठीक है, जिसमें ब्रीदिंग डिक्रीज होगा उसको ब्रेडिस्निया कहते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा। और हाइपोक्सिया में यहाँ पर याद रखना है, जिस पोजीशन में ब्रीदिंग होता है उस पोजीशन को कहा जाता है आर्थोनिया कहा जाता है। ठीक है, पूर्वेश बोल रहे हैं बहुत कठिन है, याद नहीं होगा। हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, याद हो जाएगा। ठीक है, एटोनिया जिसमें लो ब्रीदिंग, ठीक है, यूनिया जिसमें नॉर्मल ब्रीदिंग, ठीक है, डिस्निया जिसमें दर्द होते हैं, सांस लेने में जो तकलीफ होते हैं, और ब्रेडिस्निया जिसमें ब्रीदिंग घट जाता है, सांस लेने में मतलब सांस लेने की जो रेट होता है बी आर जो होता है, बी आर डिक्रीज हो जाता है ना, और जिसमें बढ़ जाता है और किस पोजीशन में होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रश्न आपके लिए और है कि ब्रीदिंग ब्रीदिंग क्यों बढ़ रही है? ठीक है, खासतौर पर आपके चैप्टर में मिलेगा, जब हिल पहाड़ी में जब चढ़ते हैं तो ब्रीदिंग जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बातें आपको याद रखना है कि जो ब्रीदिंग रेट जो होती है वो क्यों बढ़ जाती है। ठीक है, या कहाँ पे बढ़ती है या किस पे डिपेंड्स होता है? ब्रीदिंग रेट जो होता है वो किस पे डिपेंड्स होता है? ठीक है, ब्रीदिंग रेट में क्या होता है कि ऑक्सीजन वॉल्यूम कम होगा या प्रेशर कम होगा या हार्ट बीट डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ से कुछ प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता पूरा। तो मान लीजिए यहाँ पर बी आर जो है, ठीक है, वो इंक्रीज हो गया, बी आर इंक्रीज हो गया, तो आपको याद होना चाहिए ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, और हार्ट बीट जो होता है ये भी बढ़ जाएगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि जब ब्रीदिंग रेट जब बढ़ जाती है तो ब्रीदिंग रेट बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन की जो डिमांड है, ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी तो मेटाबॉलिक प्रोसेस बढ़ जाएगी, और ये सब करने की वजह से हार्ट बीट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि शरीर के अंदर में जितने ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा उतने ही ज्यादा हमारे हार्ट को उस ऑक्सीजन को पंपिंग, ब्लड पंपिंग के थ्रू दूसरे ऑर्गन तक भेजने की उसमें तो काम करना पड़ेगा ना। तो इसलिए यहाँ पर हार्ट ब्रीदिंग रेट बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी, मेटाबॉलिक प्रोसेस बढ़ जाएगी, या मेटाबॉलिक
रेट बोले वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो HR जो है वो HR रेट भी बढ़ जाएगा, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये याद रखना है कि जो DR या किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कुछ नीट के बेस पे, ठीक है, कि जो ब्रीदिंग रेट किस पे डिपेंड्स करता है। क्या ब्रीदिंग रेट जो होता है वो बॉडी के साइज पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन है मेरा। क्या ब्रीदिंग रेट जो होता है वो बॉडी के पे डिपेंड करता है या नहीं? बताइए। हेलो, सुन रहे हो? यस सर। चलो ठीक है, ये है आपके पास चूहा, ठीक है, और ये है आपके पास मनुष्य, ठीक है, और ये है एलिफेंट, ठीक है। तीनों जो है वो मैमल्स है, 3 मैमल्स, ठीक है। अब आप देख लीजिए, चूहा जानते हो, मनुष्य को भी जानते हो आप, एलिफेंट को भी जानते हैं, तो आप बताइए इन तीनों में ब्रीदिंग रेट जो है वो किसमें ज्यादा होगी और किसमें कम? बताओ। क्योंकि बॉडी का जो साइज है, 2 साइज होता है बॉडी का, या तो स्मॉल साइज होगा या तो पिकोला साइज होगा, ठीक है। चूहा छोटा है, ठीक है, मनुष्य चूहा से बड़ा है, मनुष्य से बड़ा है हाथी, है ना? तो याद रखिए ब्रीदिंग रेट जो है ये होगा, ठीक है। जैसे जैसे बॉडी का साइज, जैसे जैसे बॉडी का साइज बढ़ता जाएगा, ठीक है, इसमें जो बॉडी जो रेट जो होता है वो क्या हो जाएगा, सॉरी ब्रीदिंग रेट जो है वो क्या हो जाएगा, घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा या घटेगा? देखिए बॉडी का साइज छोटा होने से उसको ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। ऑक्सीजन की ज्यादा इसलिए जरूरत पड़ेगी क्योंकि आपको मालूम होगा जिनका शरीर छोटा होता है उनका बॉडी सरफेस बड़ा होगा ना, तो बॉडी सरफेस बड़ा होने की वजह से उनके पूरे ऑक्सीजन जल्दी से सप्लाई हो जाएगा ना, सप्लाई हो जाएगा ना जल्दी बॉडी सरफेस, ठीक है। तो इसलिए ये ऑक्सीजन जो है इस ऑक्सीजन को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। अब जैसे मोटे लोग होते हैं, देखोगे मोटे लोग, ठीक है, तो मोटे लोगों को क्या होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। क्यों तकलीफ होती है? क्योंकि मोटे लोगों में ऑक्सीजन डिमांड जो होता है वो कम होता है। समझिए अब? समझ गए या नहीं? पूर्वेश, सर चेतना साहू, तो जो छोटे होंगे उसमें ब्रीदिंग रेट ज्यादा होगा और जो बड़े होंगे उसमें ब्रीदिंग रेट कम होगा, तो इसी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है मोटे लोगों को, ठीक है। तो सर वो अच्छा लोग एक को ज्यादा होगा ना? क्या ज्यादा होगा? रेट सर पे वो जाओ लोग ना, को ब्रीथिंग रेट। ब्रीदिंग रेट ज्यादा होगा। अच्छा राइट राइट राइट, यू आर राइट राइट, ठीक है। ब्रीदिंग BR जो है वो यहाँ से ऐसे बढ़ेगी, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन की जो डिमांड है, ठीक है, वो O2 की जो डिमांड है ये ऐसा, ठीक है, राइट, ठीक है। तो ब्रीदिंग रेट जो है वो यहाँ पर, ठीक है, ये होगा और ऑक्सीजन की डिमांड डिक्रीज होगा, ठीक है। ब्रीदिंग रेट इंक्रीज और ऑक्सीजन डिमांड डिक्रीज,
ठीक है, ये याद रखिए। अच्छा, कभी कभी प्रश्न ये पूछा जाता है कि जो फीटस जो होता है, फीटस का ब्रीदिंग रेट कितना होता है? क्योंकि आप फीटस का एक आर जानते हो, फीटस का एक आर जो होता है वो लगभग 140 से लेके 160 के बीच में होता है। ठीक है, एक फीटस है, उनमें हार्ट बीट जो होते हैं एवरेज 140 से 160 के बीच में एवरेज है। ठीक है, तो क्या फीटस में भी बी आर होता है, ब्रीदिंग रेट? बताइए तो, देखते हैं कितना आप में वो है, क्या बोलते हैं, कॉमन सेंस। बताइए, फीटस का ब्रीदिंग रेट कितना होता है? मालूम है किसी को? नीलिमा सिंह, थोड़ा दिमाग लगाओ। हेलो सर मैं जा रही हूँ, मेरी मम्मी डांट रहे हैं। Yes, sir. हाँ नीलिमा, हाँ पूर्वेश, आप जाइए, यू कैन गो नाउ। हाँ नीलिमा, बताइए आप। अरे सिंपल सा है, फीटस का ब्रीदिंग रेट 0 होता है। फीटस मतलब Yes. माँ के गर्भ में 0 क्यों होगा? जब तक फीटस माँ के गर्भ से बाहर नहीं आएंगे, जब तक जन्म नहीं होगा, हार्ट जो ब्रीदिंग जो फेफड़ा जो होता है, ठीक है, याद रखिए, जब तक बच्चा जन्म नहीं लेगा, बच्चा का फेफड़ा काम नहीं करेगा, तो फीटस ही बच्चा बनेगा, तो बच्चा का फेफड़े बाद में काम करेगा ना, जब वो बच्चा हो जाएगा, जन्म होगा, तो फीटस का भी आप जो है वो 0 होगा। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न यहाँ पर, बी आर जो है इनके इंक्रीज होने का रीजन बताइए। वो कौन कौन से स्थिति है जहां पर ब्रीदिंग रेट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, उसके बाद आपका ब्रीदिंग ओवर हो जाएगा। बताइए, ब्रीदिंग रेट जो होता है कौन कौन से स्थिति में इंक्रीज होता है? क्या कोई लड़का किसी लड़की से बात करता है ना, या मान लीजिए कोई लड़की किसी लड़का से बात कर रहा है, तो क्या वहां पर ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? बताइए समीर साहब। लड़के में कौन कौन है? घनश्याम, घनश्याम से पूछते हैं। घनश्याम, माइक्रोफोन ऑन करो। घनश्याम, हाँ, जब आप किसी लड़की से बात करते हो तो ब्रीदिंग रेट क्या होती है आपकी? बताओ बताओ। देखो सिंपल सा है, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होता है जब हम डरते हैं। ठीक है, जब हम डरते हैं, लड़कियां छिपकली देख के ऐसे नहीं डर जाते हैं, काकरोच देख के ऐसे ही डर जाते हैं, तो पहला इसलिए डर में ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरा, जब ये क्या करते हैं, देखते हैं, किसको देखते हैं, लड़कियां खासकर काकरोच और ये छिपकली को जब देखते हैं तो डर जाते हैं, और डरने की वजह से ब्रीदिंग रेट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, थर्ड होता है वर्कआउट। ठीक है, जब वर्कआउट करते हैं तो वहां पर ब्रीदिंग रेट बढ़ जाते हैं।
फोर्थ नंबर में रनिंग, ठीक है, जब दौड़ते हैं तो दौड़ते समय भी ब्रीदिंग रेट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। फिफ्थ नंबर पे याद रखेंगे, जो प्रेगनेंसी होते हैं, प्रेगनेंसी के स्टेज जो होते हैं वो डिपेंड्स में आ जाएगा कि जो प्रेगनेंसी वाला जो स्टेज होते हैं इस स्टेज में भी ब्रीदिंग रेट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और कहाँ कहाँ पे इंक्रीज होगा, बात करते समय छठवां नंबर पे हो जाएगा स्पीच लाइन, ठीक है, जब इंसान झूठ बोलता है स्पीच लाइन, ठीक है, जब इंसान झूठ बोलता है तो झूठ बोलते समय भी ब्रीदिंग रेट जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। एग्जाम टाइम ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, ठीक है। आठवां नंबर पे याद रखिए, जब रिजल्ट आती है तो रिजल्ट आगे के समय भी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, ठीक है। नाइन्थ नंबर में एक लड़का या लड़की जब एक दूसरे से बात करते हैं तो यहाँ पर भी क्या होते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी क्या होता है, मतलब तो ब्रीदिंग रेट जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। एक और है जहां पर ब्रीदिंग रेट बढ़ जाते हैं, उसको मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर वो ओवर हो गया, ठीक है। सर स्क्रीनशॉट Yes, लेना sir. है, खींच के थोड़ा। हाँ हाँ ले लो ले लो ले लो। हो गया सर। ठीक है, ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट क्लास देखते हैं, ठीक है। तो सी यू ऑन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। Yes, sir. गुड डे, ठीक है, टेक Thank you, sir. केयर।